हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम एंडिंग की तरफ आ चुके हैं। आज के जो हमारे दो टॉपिक रहेंगे, एक पैरासिटिज्म एंड सेकंड इज द कंपटीशन। सो स्टार्ट करते हैं। जनरली हम पढ़ने लग रहे हैं इंटरेक्शंस जो एक कम्युनिटी के अंदर होते हैं। एंड अगर हम बात करें पैरासिटिज्म की, तो ये भी एक इंटरेक्शन ही है, लेकिन ये किस टाइप की इंटरेक्शन है? इंटरस्पेसिफिक, यानी कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो है इंटरेक्शन होती है। और वो इंटरेक्शन किस टाइप की है? जिसमें एक जो स्पीसीज है वो छोटी होती है एंड जो छोटी स्पीसीज है वो दूसरी वाली स्पीसीज से अपना फूड लेती है, साथ में शेल्टर लेती है। जो फूड एंड शेल्टर लेती है हम उसको कह देते हैं कि वो एक पैरासाइट है। एंड जिससे वो अपना खाना लेने लग रही है या अपना शेल्टर लेने लग रहे हैं, हम उसको बोल देते हैं होस्ट। सो अगर हम एक पैरासाइट को देखें तो पैरासाइट एक होस्ट के बॉडी के सरफेस के ऊपर भी हो सकता है एंड वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है। यानी अगर होस्ट के अगर अंदर होगा तो उसको हम कह देंगे क्या? एंडो पैरासाइट। लेकिन अगर वो बॉडी के ऊपर हुआ तो उसको हम बोल देंगे क्या? एक्टो और पैरासाइट। वैसे नाम से ही क्लियर है, एंडो का मतलब क्या है? अंदर। तो पैरासाइट कहाँ है? बॉडी के अंदर। जैसे लीवर फ्लू कहाँ पर पाया जाता है? लीवर के अंदर। क्या लीवर हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है? नहीं, अंदर प्रेजेंट है। तो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है और लीवर फ्लू भी वहीं पे पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो लीवर फ्लू एक एंडोपैरासाइट है। इसी तरीके से मलेरिया का एक पैथोजन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है वो भी हमारे आरबीसी या जो लीवर है उसके अंदर पाया जाता है। डेट मीन्स वो क्या है? एंडोपैरासाइट है। लेकिन कुछ एक्टोपैरासाइट भी होते हैं। एक्टो यानी जो बॉडी के ऊपर मिलता है, जैसे कि कसकुटा है। अब जो कसकुटा है वो तो प्लांट के ऊपर मिलता है ना? तो यानी एक्टो यानी सरफेस के ऊपर जो पाया जाता है। लीच है जो खून पीता है, वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है? वो स्किन के ऊपर जो है वो गड़ा, अपने जो दांत है उसको गड़ा करके एंड फिर कंटिन्यूसली जो है वो पीता रहता है ब्लड, यानी बॉडी के सरफेस के ऊपर जो है वो रहता है। लाइसेटिक्स हैं तो वो भी जो है बॉडी के ऊपर यानी स्काल्प के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। इसका मतलब वो क्या है? पैरासाइट है। जो ये पैरासाइट है उसके अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशन पाई जाती है जिसकी वजह से उसका लाइफस्टाइल जो है उसको सूट कर सके। जैसे उसके अंदर कोई भी सेंस ऑर्गन जो है वो नहीं है। सेंस ऑर्गन अगर होते तो सेंस ऑर्गन अगर होते तो कोई भी जो होस्ट है उसको उखाड़ के जो है बाहर फेंक देता एंड बार बार उसको अगर पिंच करता तो उसको पेन होता, और जब पेन होता तो डेफिनेटली बाहर चला जाता। जब बॉडी के अंदर जाता है तो टेम्परेचर प्रेशर जो है उसके ऊपर गिरता है, तो अल्टीमेटली अगर उसको सेंस होता तो वो मर ही जाता। लेकिन जब उसको कुछ सेंस होता ही नहीं है, इसी वजह से वो अंदर जो है वो रह पाता है एंड दूसरे जो काम जो है कर पाता है। तो यानी कि लैक ऑफ सेंस ऑर्गन इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन दैट फेवर्स, कि वो पैरासिटिज्म जो है कर सके। दूसरा सकर्स या हुकर्स का होना। सकर जनरली चूसने वाले ऑर्गन होते हैं, दांत होते हैं एंड वो उसको गड़ा करके डायरेक्टली जो है ब्लड जो है वो सक करता रहता है। इसी तरीके से कुछ क्लिंगिंग ऑर्गन होते हैं जो उसको उस एक पर्टिकुलर सरफेस के साथ में चिपकने में जो है काम आते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नहीं होता। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की इनको ज़रूरत भी नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? जैसे कि आप अपना ही सिस्टम देखो, हम फूड लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है एंड जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली वो ब्लड के अंदर पहुंचता है। तो यानी ब्लड के अंदर ऑलरेडी जो ब्रोकन फूड जो है वो पहुंचता है। अगर कोई ब्लड से ही लेने लग रहा है, क्या उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है? नहीं, ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पैरासाइट है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ना होने का जो है उसको एडवांटेज है। इसके अलावा जब उसको फूड रेगुलरली मिलने लग रहा है तो उसको सिर्फ क्या करना है? अपना जो रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो बढ़ाना है एंड जो रिप्रोडक्टिव रेट है उनका नॉर्मली हाई भी रहता है। तो एक बार पैरासाइट अंदर चला जाए तो फिर उसके बाद में वो अपनी पॉपुलेशन ढेर सारी जो है बढ़ा देता है। मलेरिया के केस में देख सकते हो, मल्टीपल फिजन के द्वारा अपने आप को डिवाइड करके हर बॉडी पार्ट तक जो है पहुंचता है। इसी तरीके से वोम को देख लो, जो बॉडी के अंदर जो है बनने लग जाते हैं, तो दे आल्सो हैव अ हाई प्रोपगेशन रेट। तो ये कुछ अडेप्टेशन है पैरासाइट की। पैरासाइट होस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक भी होते हैं एंड इनका जो इवोल्यूशन है वो को इवोल्यूशन है। को इवोल्यूशन का मतलब क्या है? कि जब भी होस्ट कोई ऐसा मैकेनिज्म बिल्ड करता है जिससे कि पैरासाइट उसकी बॉडी के ऊपर ना रहे, उससे जो है अलग हो जाए, तभी जो पैरासाइट है वो अपने अंदर भी एक डिफरेंट मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है जिससे कि जो होस्ट का मैकेनिज्म है वो न्यूट्रलाइज जो है वो हो जाए। इसी वजह से ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट है जो केवल एक ही होस्ट पे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दो दो होस्ट के अंदर रहते हैं। जैसे लीवर फ्लूक है, वो शिप्स के अंदर भी पाया जाता है, ह्यूमन के अंदर भी, पिग जो है उनके अंदर भी पाया जाता है। तो जनरली हम इसको क्या क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक या ट्राइजेनेटिक होस्ट जो है वो बोल देते हैं। मोनोजेनेटिक भी होता है जो केवल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, जैसे कि आंटामीबा हिस्टोलिटिका, वो अगर हमारे अंदर ही प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं है कि हमसे दूसरे पे जो है ट्रांसफर होगी, तो ह्यूमन के अंदर ही रहेगी। तो यानी कि उसका होस्ट कैसा है, मोनोजेनेटिक होस्ट है। अगर हम इसी में अगर आगे देखें तो एक दूसरे टाइप का पैरासिटिज्म और है जिसको कहते हैं हम ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, एक टाइप का सोशल पैरासिटिज्म है। सोशल पैरासिटिज्म का मतलब क्या है कि जो पैरासाइटिक बर्ड होता है, जनरली ये बर्ड के अंदर ही देखा गया है। तो जो पैरासाइट है बर्ड, वो पैरासाइटिक बर्ड अपने अंडे जो है वो ले करता है नेस्ट के अंदर, लेकिन वो नेस्ट उसका नहीं है, नेस्ट किसका है, किसी दूसरे बर्ड का है। एंड जो होस्ट है वो इनक्यूबेट कर देता है अपने अंडे नहीं, बल्कि जो पैरासाइटिक बर्ड है उसके अंडे, एंड फिर वो हैच करके जो है वो डेवलप होता है। अब वो ऐसा कैसे कर देता है, क्योंकि जो अंडे है पैरासाइट के, उसका शेप और उसका कलर बिल्कुल उसके जैसा जो है मैच होता है, इसी वजह से उसको पता नहीं लग पाता एंड वो उसको एलिमिनेट जो है वो नहीं कर पाता। जैसे कि कोयल होती है, कोयल जो है वो एक पैरासाइटिक बर्ड है वो अपने लिए जो हाउस जो है वो नहीं बनाती, बल्कि जो कोवा है यानी जो क्रो है वो उसके जो नेस्ट है उसको यूज़ करती है एंड वहाँ पर अपने अंडे देती है। तो क्रो जो है वो यहाँ पर होस्ट है, कोयल यहाँ पर क्या है, एक पैरासाइट है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये भी आ जाता है, क्या मॉस्किटो एक पैरासाइट है? नहीं, मॉस्किटो एक पैरासाइट नहीं है। कैसे? क्योंकि मॉस्किटो जो है वो तो ब्लड लेता है, अगर वो ब्लड लेता है फिर तो पैरासाइट होना चाहिए। पैरासाइट जनरली वो होते हैं जो फूड या न्यूट्रिशन अपने लिए ले, लेकिन वो अपने लिए नहीं लेता, वो लेता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, आयरन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है अपने बेबी को मेंटेन रखने के लिए, बनाने के लिए। तो चूँकि वो खुद फीड नहीं करता बल्कि अपने बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उसको आयरन चाहिए होता है, तो इस वजह से वो लेता है। तो इसी वजह से हम मॉस्किटो को एज एन पैरासाइट नहीं बोलते, हालांकि वो ब्लड लेता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इंटरेक्शन है, यानी कि हमारी 7th जो इंटरेक्शन है, ये हमारी 6th इंटरेक्शन थी। 5 इंटरेक्शन हमारी पहले हो चुकी है। अगर आप नहीं देखी है तो आई बटन है उसके ऊपर जाएं एंड देखें उन वीडियोस को। नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है वो है कंपटीशन। और कंपटीशन के अंदर क्या होता है, एक ही कम्युनिटी के अंदर अगर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल एक ही रिसोर्स के लिए लड़ते हैं, ध्यान रहे भाई, रिसोर्स एक है और वो कैसा होना चाहिए, वो लिमिटिंग होना चाहिए। अगर रिसोर्स लिमिटिंग नहीं है तो कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन होता ही तब है जब एक ही चीज़ चाहिए और वो चीज़ रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है, तब कंपटीशन बढ़ता है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल एक ही लिमिटिंग रिसोर्स के लिए अगर compete करते हैं तो उस टाइप की इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। जो कंपटीशन है वो विद इन सेम स्पीसीज भी हो सकता है, जैसे कि लायन है, 2 डिफरेंट लायंस के बीच में लड़ाई किस चीज़ की होती है कि ये मेरी टेरिटरी है और ये तेरी टेरिटरी है, तो मेरी टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। इनफैक्ट लायन जब यंग होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी टेरिटरी को बढ़ाता है। उन राजा महाराजा भी यही काम करते थे, है ना, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट के टेरिटरी जो है वो बढ़ाते थे, एंड कोई भी उनके बीच में आता था देन दे विल फाइट विद ईच अदर। तो लायंस जो है अगर वो compete करने लग रहे हैं अपनी टेरिटरी को लेकर के, तो ये एक इंट्रा स्पेसिफिक, ध्यान रहे भाई, इंट्रा स्पेसिफिक है, यानी कि विद इन दी सेम स्पीसीज कंपटीशन है। लेकिन इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी कि 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। कैसे? एक बर्ड है जिसका नाम है फ्लेमिंगो और फिशेज। फ्लेमिंगो बर्ड और फिशेज दोनों एक ही चीज़ खाती है और वो क्या, जू प्लैंकटन। तो जो फिश है वो भी compete करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जू प्लैंकटन उसको मिल जाए, और जो बर्ड है जो कि एक डिफरेंट स्पीसीज़ है वो भी जू प्लैंकटन को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए जो है फाइट करता है। क्योंकि दोनों फाइट करने लग रहे हैं, यानी दोनों compete करने लग रहे हैं एक ही लिमिटिंग फूड को लेकर के, इसी वजह से 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर कंपटीशन भी हो सकता है। ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा खतरनाक होता है या इंटर स्पेसिफिक? वेल, विद इन दी सेम पॉपुलेशन, यानी जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है। जैसे अगर ह्यूमन की अगर लड़ाई होगी
तो कोई तो जो है रिवॉल्वर लेके आएगा, कोई जो है बम लेके आएगा, कोई जो है परमाणु बम ले आएगा, कोई जो है एटॉमिक बम, कोई पता नहीं कोई कैसा ना कैसा बम जो है ले आए। लेकिन अगर ह्यूमन एंड चिंपैंजी के बीच में लड़ाई हुई तो क्या परमाणु बम कोई गिराएगा किसी एक दूसरे के ऊपर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस ये है कि एक जगह तोप ले आएंगे, बंदूक जो है वो ले आएंगे, या फिर कुछ अलग से हथियार जो है वो ले आएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैविक हथियार भी यूज़ करने लग जाए। ह्यूमन के ऊपर तो करते हैं लेकिन एनिमल के ऊपर ऐसा जो हो नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, जो ज़्यादा इंटेंस जो कंपटीशन होता है वो कौन सा होता है? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। कंपटीशन कैन बी इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट लड़ भी सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो जो बर्ड है और फिश है वो दोनों एक ही चीज़ के लिए डायरेक्टली लड़ने लग रहे थे, इसके अंदर भी ऐसा था। लेकिन कंपटीशन जो है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कैसे? ये देखा गया जो गैलापागो आइलैंड के अंदर टोर्टोइज जो है वो लगभग एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गए विद इन 10 ईयर्स। और ऐसा कब हुआ? जब 10 साल पहले गोट जो है गैलापागो आइलैंड के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। गैलापागो आइलैंड के अंदर ग्रासेस प्रेजेंट थी और जो गोट है वो भी ग्रास खाती थी, एंड जो अरविंदो टोर्टोइज है वो भी ग्रास ही खाता था। तो यानी कि दोनों का जो रिसोर्स है वो सेम है। एंड द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो गोट है वो ज़्यादा रैपिडली ग्रासेस को खाती है, जबकि जो टोर्टोइज जो है वो स्लोली ग्रासेस को खाता है। तो अगर शिप जो है ज़्यादा अगर इंट्रोड्यूस कर दी गई गैलापागो आइलैंड के अंदर, तो चूंकि उनकी फीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इसी वजह से आसपास की ग्रास जो है उन्होंने ज़्यादा खा ली। और ज़्यादा खाने की वजह से क्या हुआ, जो टोर्टोइज है वो तो स्लो चलता है, तो जो ग्रासेस है टोर्टोइज को रिलेटिवली कम मिलने लगी, और जब उसको कम मिलने लगी तो वो भूखा ज़्यादा रहने लगा और धीरे धीरे करके उसकी पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो गोट है एंड जो टोर्टोइज है उसके बीच में कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो गोट है वो लड़ने लग गई किसके साथ में, टोर्टोइज के साथ, या जो टोर्टोइज है वो अपने हाथ पैर जो है मारने लग गया गोट के साथ। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या है कि दोनों जो है फूड के लिए लगने लग रहे हैं, लेकिन एक जो है ज़्यादा फूड खा करके दूसरी स्पीसीज़ के लिए लिमिटिंग कर देता है। तो एक टाइप का इनडायरेक्ट कंपटीशन जो है वो हो जाता है इनके बीच में। वेल कंपटीशन चाहे जैसा भी हो, लेकिन उनके रिजल्ट जो है दो हो सकते हैं। एक रिजल्ट क्या हो सकता है? एक्सक्लूजन। ये समझाया गया था गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा। उसके अनुसार अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है एंड दोनों सेम रिसोर्स के लिए लगने लग रही है जो कि लिमिटिंग है, तो वो इकट्ठी नहीं रह सकती। जो इन्फीरियर स्पीसीज़ है वो एलिमिनेट हो जाएगी और जो सुपीरियर स्पीसीज़ है वो अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ा देगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डोमिनेटिंग स्पीसीज़ है वहीं रहेगी और जो इन्फीरियर स्पीसीज़ है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ दी वन रिजल्ट एंड इट हैपन्स ओनली व्हेन रिसोर्स इज़ लिमिटेड। नॉर्मली हम सभी को पता है कि कंपटीशन तो होता ही तभी है जब जो है सेम रिसोर्स हो और वो भी लिमिटिंग हो। अगर लिमिटिंग नहीं होगा तो कंपटीशन जो है वही नहीं होगा। एक दूसरा रिजल्ट भी हो सकता है, और वो दूसरा रिजल्ट क्या है कि दोनों स्पीसीज जो है वो को एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि इकट्ठे रह सकती है। लेकिन कैसे? रिसोर्स पार्टनरशिप करके। इसको हम समझते हैं कि दो स्पीसीज अगर कंपीट करने लग रही है सेम रिसोर्स के साथ, सेम रिसोर्स के लिए, तो वो इकट्ठी रह सकती है। कैसे? बाय चूजिंग डिफरेंट नीड्स इन दी सेम हैबिटेट, यानी कि एक ही जगह पे रहेंगी लेकिन जो इंटरेक्शन है वो अलग हो जाएगी। इसको समझाया गया और दिखाया गया मैक आर्थर के द्वारा। मैक आर्थर ने एक पेड़ दिखाया और उस पेड़ के ऊपर 5 डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड वार्बल की स्पीसीज, यानी जो बर्ड की स्पीसीज जो है वो आती थी। एक जो स्पीसीज है वो केवल टॉप से ही खाना लेती थी, एक जो है साइड से, एक जो है बीच में से, एक जो है नीचे से ही खाना लेती थी। तो यानी जो डिफरेंट स्पीसीज है वो ऐसा नहीं है केवल एक ही जगह से ले, वो उन्होंने अपना एरिया डिवाइड कर रखा था। फूड एक ही एरिया से लेना, यानी कि हैबिटेट तो सेम ही है, लेकिन उसके अंदर भी बिहेवियरल चेंज कर दिया, यानी कि वहाँ का नीच जो है अलग हो गया। तो यानी कि अगर नीच अलग अलग हो जाए सेम हैबिटेट के अंदर तो स्पीसीज कैन बी को एग्जिस्ट। इसका मतलब ये भी है कि जो कंपटीशन है वो मल्टीपल नीच जो है डेवलप कर लेता है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन।
इसी के रिलेटेडली एक और फिनोमेना है जिसको कहते हैं कम्पिटिटिव रिलीज। रिलीज का मतलब क्या है कि उसको मुक्त कर दिया। किससे मुक्त कर दिया? जो कंपीट करने वाली स्पीसीज थी उससे मुक्त कर दिया। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक फिनोमेना है कि एक जो सिचुएशन है उसके अंदर जो एक कंपिटिटिंग स्पीसीज है, यानी कि जो लड़ने लगने लग रही है, उस कम्पिटिटिव स्पीसीज को वहां से रिमूव कर दिया। तो कंपटीशन तो नॉर्मली दो के अंदर होगा, तो अगर आप एक स्पीसीज को वहां से हटा देते हो, अगर वहां से रिमूव कर देते हो, तो क्या होगा? जो अदर स्पीसीज है, यानी जो दूसरी स्पीसीज है, वो उस पूरे हैबिटेट के अंदर डोमिनेट हो जाएगी, यानी कि वो उस पूरे एरिया के अंदर जो है फैल जाएगी। इसको हम कहते हैं कम्पिटिटिव रिलीज की। जो दूसरी स्पीसीज है उसके लिए कंपटीशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जो कंपीटिंग स्पीसीज थी वही वहां से चली गई। ये देखा गया था जो बैलेनस है उसको रिमूव कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ था कि जो चिथमेलस है वो पूरे टाइड के अंदर जो है फैल गया था। तो ये एक डायग्राम है, ये आप बिगिनिंग का देख सकते हो। नीचे जो है बैलेनस है, ऊपर जो है चिथमेलस है। दोनों टाइड के आसपास जो है प्रेजेंट है, बैलेनस जो है वो नीचे प्रेजेंट है। तो एक एडवांटेज है उसको लेकर के, जो चिथमेलस है वो ऊपर प्रेजेंट है। अगर एक्सपेरिमेंटली ये यहाँ से रिमूव कर दिया तो नेक्स्ट फोटो के अंदर देखिए क्या हुआ कि जो चिथमेलस है वो पूरे एरिया के अंदर जो है वो कवर हो गई, यानी कि पूरे एरिया के अंदर फैल गई। तो अगर हम इसको देखें तो कंपटीशन जो है वो वहाँ से चला गया, यानी कि कम्पिटिटिव रिलीज जो है वो हो गया। ये इसका एक फंडामेंटल नीच है, ठीक है। एंड अगर जब कंपटीशन करने लग रहे हैं तो ये रियलाइज नीच होता है। तो उसी तरीके से डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग जगह जहाँ पर भी उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट है उस पर पाई जा सकती है, अगर वहाँ पर कंपटीशन जो है वो ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर